गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज उसी में आगे देखते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। जैसे कि अगर एक पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन करता हुआ एक सर्किल का पूर्ण चक्कर लगाता हुआ अपने इनिशियल पोजीशन पर लौट आता है। मान लिया कि ये जो सर्किल है इसका रेडियस हम स्मॉल r लेते हैं, तो हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस हम जानते हैं कि टोटल पाथ लेंथ, और हम जानते हैं कि सर्किल की जो टोटल पाथ लेंथ या सरकमफ्रेंस होती है वो हमारी 2 पाई r होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो हो गया 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट हमारा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर लौट आया है इसलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। इसी का एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पार्टिकल सेमी सर्किल में r रेडियस के सेमी सर्किल में दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A और B हैं, तो A से चलता है और B पर पहुंचता है। इस तरीके से सेमी सर्किल में अर्धवृत्त में ट्रेवल करता हुआ पॉइंट A से B तक पहुंचता है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस हमारी, क्योंकि अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो डिस्टेंस हमारी 2 पाई r हो जाती। डिस्प्ले यहां पर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई r। ये जो लेंथ यहां से यहां तक होगी वो हो जाएगी पाई r, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पोजीशन A थी और फाइनल पोजीशन B है, जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है, जो कि डायमीटर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी डायमीटर के इक्वल, जो कि 2r है, के बराबर हो जाएगी। इसी का एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर पार्टिकल A से चलता हुआ B से होता हुआ C तक आता है, जो कि हमारा 3/4 हाफ सर्किल है, 3/4 A से चलता हुआ C तक पहुंचता है, तो हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो इसकी डिस्टेंस होती 2 पाई r, 3/4 है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आएगा 3/2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। उसको निकालने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब हम इसको पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये हमारा आएगा r√2। ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये साइड दोनों r होगी तो ये आ जाएगा r√2, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा r√2। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके भी भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हैं।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर में मेजर की जाती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस के लिए सबसे पहली चीज, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो while displacement can be positive, negative or zero। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौट आएगा, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो हो जाएगा। और निगेटिव और पॉजिटिव कब लिया जाता है, कोई रेफरेंस पॉइंट, अभी इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि कोई अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो उसके एक साइड की डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो अपोजिट साइड की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में चली गई डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है बाय कन्वेंशन, एंड राइट में चली गई डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। थर्ड हमारा मेन डिस्टेंस, थर्ड हमारा मेन डिफरेंस है जिसपे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज दैट कोई पॉइंट है ए से बी, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, अब इनके बीच बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं। ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन टू ए टू बी, एक सरल रेखा होगी जो ए से बी के बीच में होगी। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच या दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं फिगर से, कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये जो हमने लाइन बनाई है, ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम कोई भी पाथ ले लें वो हमेशा इस मिनिमम वाले डिस्टेंस से बड़ा होगा। इट मीन्स कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी और इनका रेशियो बड़ा होगा। तो ये रेशियो इक्वल कब होगा, इसको समझने के लिए हम एक केस ले लेते हैं कि जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बिना अपने पाथ को रिट्रेस किए हुए मूव करता है, तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगी। जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और कहीं भी अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन बराबर होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि स्पीड क्या होती है। जैसे अगर हम कहें कि कोई कार हमारी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये स्पीड होगी। क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं कही गई है, ये स्टेटमेंट केवल ये बता रहा है एक घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 20 किलोमीटर है, इसलिए ये हमारी स्पीड होगी। जबकि अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है,
तो ये वेलोसिटी को बताएगी। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया गया है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, जबकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, में बी जीरो। स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो हो सकती है। जबकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। जैसे अगर कोई हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है और उसकी एक तरफ की चली गई वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसके अपोजिट चली गई वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में चली गई डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है और राइट में चली गई डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। इस तरीके से वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होती है, तो हम एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और दूसरी तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे जब हम अपने घर से बाइक से निकलते हैं तो कुछ दूरी चलने के दौरान हमारे बाइक की जो स्पीडोमीटर होती है उसका जो सुई उसकी होती है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजीशन शो करती है। तो अगर मान लीजिए कि हमने कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आधे घंटे में ट्रेवल की है, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हम किस स्पीड से आए हैं तो हम क्या बताएं, क्योंकि हर पोजीशन हर टाइम पर हमारी स्पीडोमीटर अलग अलग स्पीड शो कर रही थी, तो हम उसे क्या बता सकते हैं। इसी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आया है एवरेज स्पीड। अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हम कहेंगे कि हम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। अगर हमने आधे घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, कोई अगर हमसे पूछता है कि हमारी स्पीड कितनी है तो हम बता सकते हैं कि हमारी औसत चाल लगभग इतनी थी। लगभग हम इतने ही कांस्टेंट स्पीड से अगर ट्रेवल करें, जो डिस्टेंस हमने वेरिएबल रहते हुए ट्रेवल की है, अगर हम कांस्टेंट स्पीड से अपनी बाइक को चलाएं तो उसी एक घंटे में हम 40 किलोमीटर या हम ये कहें हम आधे घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। तो अगर किसी गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उस गिवन टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज स्पीड होगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो एवरेज स्पीड है
वो एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन की जाती है। तो इसी में एक और डेफिनेशन को देख लेते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड। अभी मैंने बताया कि जैसे जब हम बाइक लेके अपने घर से निकलते हैं और कुछ रास्ता तय करते हैं तो रास्ते में डिफरेंट टाइम पर हमारे जो गाड़ी की स्पीडोमीटर होती है वो डिफरेंट पोजीशन शो करती है। तो अगर किसी ने पूछा कि एक पार्टिकुलर, मान लो 9 से 10 के बीच में हमने बाइक चलाई और किसी ने कहा कि 9:30 और 33 सेकेंड, इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारे गाड़ी की स्पीड, अगर हमारा स्पीडोमीटर 30 पर है तो हम कहेंगे कि हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। हिंदी में इसको हम तात्क्षणिक चाल, तो किसी क्षण पर जो वस्तु की चाल होती है उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है बिना अपने पाथ को रिट्रेस किए हुए, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज दैट कोई पाथ हमारा है ए से बी, और कोई बॉडी ए से बी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, और बी से ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और बी से ए 60 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। तो हमें बताना है कि हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, दूसरा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अगर कोई बॉडी ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी से ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहा है, तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मान लेंगे कि ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, तो जाने में लगा समय t1 बराबर हो जाएगा x/40 और आने में समय t2 हो जाएगा x/60। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, आने और जाने दोनों में मिला के हो गया x + x, और टोटल टाइम हो गया t1 + t2। तो इस तरह से ये 2x हो गया और x/40 + x/60। यहाँ नीचे हम एलसीएम ले लेंगे जो कि हमारा 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा हमको 3x + 2x, ये हो गया x × 120/5x, ये कैंसिल, और 5 × 10 ये हो गया और ये। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 24 किलोमीटर पर आवर आएगी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम जानते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो चूंकि ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे लौट आ रहा है, इट मींस कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया।
तो टाइम चाहे जो भी लगा हो हमारा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार किसी दूरी x के 1/3 भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे 1/3 भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो अपनी पूरी दूरी x तय करने के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो देखिए इस न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल डिस्टेंस हमारी x है और ये दूरी x 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस हो जाएगी x/3, सेकेंड 1/3 डिस्टेंस हो जाएगी x/3 एंड थर्ड 1/3 डिस्टेंस हो जाएगी x/3। अब a से b की जो स्पीड है, a से b के दौरान जो स्पीड है वो हमारी है 10 किलोमीटर पर आवर, B से C के दौरान है 20 किलोमीटर पर आवर और C से D के दौरान है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इस डिस्टेंस ट्रेवलिंग के टाइम को हम कह दे रहे हैं t1, इसको हम कह दे रहे हैं t2 और ये टाइम हमारा है t3। A से B के दौरान चली गई दूरी x/3 है और टाइम जो है वो लगा t1 है, तो हम t1 इक्वल टू कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरह से हम t2 निकाल सकते हैं, t2 हमारा हो जाएगा x/3 अपॉन 20 दैट इज x/60 एंड C और D के बीच लगा समय t3 हो, तो ये हमारा हो जाएगा x/3 अपॉन 60, t3 हमारा हो जाएगा x/180। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी अगर हम तीनों जोड़ते हैं या वैसे भी x दे रखी है अपॉन टाइम हमारा जो लगा है वो a से b के बीच t1 लगा है, b से c के बीच t2 लगा है और c से d के बीच t3 लगा है। तो हम कह सकते हैं हमारा टोटल टाइम जो है वो है t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस तरह से t1 हमारा है x/30 प्लस x/60 प्लस x/180। तो इस तरह से LHS का LCM हम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 160, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x और वहां पर बचेगा x। इस तरीके से ये बन जाएगा x इंटू 180 अपॉन 10x, x से x कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से देखा हमने कि इस न्यूमेरिकल का हमारा आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है बच्चों आज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछ लेंगे। थैंक यू क्लास।